हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपने स्टडी रूम में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया अध्याय, जिसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक जिसका नाम होता है। अब संकुल यौगिक जो होता है, ये जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा अकार्बनिक रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप लोगों ने कार्बनिक रसायन में देखा होगा, जैसे कि उसकी जीओसी जो होती है, जो उसके रिएक्शन के लिए बात करते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वैसे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन के लिए हमारा उप सह संयोजक यौगिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक के बारे में। एकदम साधारण सा टॉपिक हमारे पास में, और चैप्टर का जो टॉपिक है पहला, उसमें होता है हमारा लवण के बारे में बात करेंगे। हम लवण या यौगिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अकार्बनिक रसायन में जो हमारे यौगिक होते हैं वो लवण ही तो होते हैं, है ना, कोई दूसरे तो होते नहीं है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं लवण या यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है हमारा लवण। टॉपिक का नाम क्या है? लवण। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, या हम इसे बोलेंगे यौगिक। यौगिक यानी कि कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। अकार्बनिक रसायन में हमारे पास में हम लवण के बारे में बात करें या कंपाउंड के बारे में बात करें, इस चैप्टर के अंदर वो एक ही चीज होती है, अलग अलग चीज नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाती है, आपने कहा सुना है पहले लास्ट इससे पहले कि लवण कहाँ सुना होगा आप लोगों ने? अगर आप याद करेंगे कि लवण का हमने इससे पहले जब नाम सुना था, वो हमने अम्ल क्षार अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था। ऐसा ही सुना होगा। आपने देखा होगा कि जब कभी हमारा कोई अम्ल होता है, कोई एसिड होता है, वो किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, बेस से अभिक्रिया करता है, तो उससे अभिक्रिया करने के बाद में वो सामान्यतः क्या बनाता है? लवण बनाता है, और साथ में जल के अणु मुक्त करता है। यही होता है हमारा। तो हम इसी लवण के बारे में बात करने वाले। हमारा उप सह संयोजक यौगिक जो होता है वो इसी लवण से बनता है, हमारा इसी लवण की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर लवण के बारे में तो आपको समझ में आ चुका है कि लवण हमारा किससे होता है? अम्लों क्षार के मिलने से क्या बनता है? हमारा लवण होता है। मैं कुछ साधारण लवण आपको यहां बताता हूं। जैसे एक अम्ल लिया है मैंने HCl, उसकी अभिक्रिया करवाई मैंने एक क्षार के साथ में, जिसका नाम है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे क्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास में एक लवण बनता है, जिसका नाम है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, और बचा हुआ हमारे पास में क्या बचता है? जल। तो आपने देख लिया यहां पे हमारे पास में क्या बना हुआ है? लवण बन गया है, NaCl बन गया है, सोल्ट बन गया है। एक और अभिक्रिया करवाता हूं मैं आपके सामने। जैसे ले ली मैंने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया है मैंने। इस बार हम एक काम करते, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम KOH के साथ में करवाए थे। ठीक है, और इससे मिलकर बनने वाला होता हमारा K2SO4, जो कि लवण ही होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें KOH को 2 लेना पड़ेगा, इसको संतुलित करते हैं तो, और साथ में हमारे पास में 2 जल के अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो लवण जो बन रहा है हमारा, वो प्रायः हमारे अम्ल क्षार के अभिक्रिया करने के बाद में प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो हम इसी लवण के बारे में बात करने वाले हैं। यहां जो आपने लवण मिले हैं हमारे पास में, ये लवण जो होते हैं वो हमारे साधारण लवण होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? साधारण लवण, जो डायरेक्ट अम्ल क्षार की अभिक्रिया करने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, लवण जो होते हैं हमारे पास में, वो मुख्य रूप से लवण, मुख्य रूप से या सॉल्ट जो बोलते हैं हम, ये मुख्य रूप से हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से पहला लवण जो होता है हमारा, वो होता है साधारण लवण। साधारण लवण, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जो हमने अभी भी पढ़ा था, वो साधारण लवण की कैटेगरी में आता है हमारा। दूसरा लवण होता है बेटा हमारा आणविक लवण। दूसरा लवण कौन सा होता है हमारा? आणविक लवण, या हम इसे बोलते हैं योगात्मक लवण। योगात्मक लवण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट। मॉलिक्यूलर सॉल्ट, साथ साथ में इंग्लिश के भी इसके कुछ टर्म आप याद रख लेना, आगे काम आती है हमारे पास में। और इसे हम बोलते हैं एडिशन सॉल्ट। क्या कहते हैं? एडिशन सॉल्ट। अगर आप
दोनों ही भाषा के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो कभी भी आपको समस्या नहीं होगी, यह हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और हिंदी भाषा के साथ में हम थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा का ध्यान भी रखते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आगे तकलीफ नहीं होती, आगे की स्टडी में जाके हम आराम से, हमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के लवण होते हैं, जल्दी से आप इनको बना लीजिए। हम एक एक करके हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो आणविक लवण भी होता है हमारा, मैं यही बताता हूँ। आणविक लवण फिर से हमारे दो चीजों में बटा हुआ होता है, इसको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला लवण होता है इसके अंदर द्विक लवण, द्विक लवण जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट कहा जाता है। और दूसरा जो लवण है हमारे पास में इस तरफ, वो होता हमारे पास में संकुल लवण, संकुल लवण। इसे हमने क्या बोला है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी कि जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं उपसहार संयोजक यौगिक, उसे हम संकुल लवण भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है, जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर आगे हम एक एक करके बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम साधारण लवण से। लिख लिया? तो सबसे पहला टॉपिक बेटा आप लोग लिखिए, साधारण लवण क्या होते हैं, ठीक है। साधारण लवण के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो आएगा हमारा टॉपिक, हम एक एक करके बात करेंगे। लवण को क्लासिफाई कर रहे हैं हम, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? साधारण लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। साधारण लवण, या इंग्लिश में हमें जिसको क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। अब साधारण लवण का मतलब ये हो गया, जो सामान्यतः डायरेक्ट अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? साधारण लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे लवण, ऐसे लवण, ऐसे लवण जो प्रायः अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार के क्रिया से प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, साधारण लवण कहलाते हैं, ठीक है। प्राप्त हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? हमारे साधारण लवण कहलाएंगे, कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। अब अगर बात की जाए साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन तो कर ली, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने इसकी यहां पे ये चीज आप यहां पे लिख भी दीजिए कि अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? साधारण लवण प्राप्त होता है, और साथ में हमें क्या मिलता है? जल के अणु भी यहां पे हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये आप इसको साइड में लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा कि साधारण लवण को बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम इसी अभिक्रिया से। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, HCl की क्रिया हमने करवा दी NaOH से, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास में? NaCl बन गया। और क्या बन गया हमारे पास में? जल का एक अणु बन गया। तो बेटा ये हमारे पास में जो बना है ना, ये हमारा क्या होता है? साधारण लवण। क्या हो गया हमारा? साधारण लवण। सा लवण यानी कि साधारण लवण। सा इसको उपाधि नहीं दी गई है ना। हमारा रास्ता बोलते आओ सा, बैठो सा, उठो सा, तो वो सा नहीं है। सा का मतलब है साधारण लवण होता है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं हम, क्योंकि उदाहरण की कमियां हमारे पास में नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण मैंने और ले लिया, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हमने KOH से करवा दी, KOH से करवाई, तो हमें मिलता है K2SO4, K2SO4 प्लस हमने ले लिया H2। तो ये भी हमारा क्या है? साधारण लवण है। एक क्रिया में आपको बताता हूं, जैसे कि हमारा कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सामान्यतः कार्बनिक अम्ल जो होता है वो हमारा अस्थायी होता है, वो प्रायः हमारे पास मिलता है H2O प्लस CO2 की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो H2CO3 को कहते हैं हम कार्बोनिक अम्ल, या आप इसे कह सकते हैं ये मिश्रण होता है हमारा CO2 व H2O गैस का। जो सोडा वाटर होता है ना हमारा, ये वही होता है, ठीक है। तो इस साधारण की लवण की हमने अभिक्रिया करवाई 2 NaOH के साथ में, और क्रिया करवाने पर हमें प्राप्त हो गया है Na2CO3 और 2 जल के अणु प्राप्त हुए। ऊपर भी यहाँ पे 2 जल के अणु आएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया? साधारण लवण हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे अभिक्रिया लिख दी होगी इसके बारे में, ठीक है।
कि ये क्या क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कुछ और भी इसके बारे में जानते हैं कि साधारण लवण में ऐसा क्या खास है जो वो हमारे आणविक लवण से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, हो गया। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहला इसका जो गुण होता है साधारण लवण का, वो ये बताते हैं कि साधारण लवण जो होते हैं बेटा, वो जल में घुलने पर अपने सभी आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक यहां पे मुख्य बिंदु लिख दीजिए, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि साधारण लवण जो होता है, साधारण लवण के जलीय घोल में, ये जलीय घोल यानी क्या हो गया, विलयन, है ना, कि जलीय घोल यानी कि क्या हो गया हमारा, विलयन, के जलीय विलयन में इसके सभी आयन वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इसके सभी आयन वियोजित हो जाते हैं। वियोजित, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएट। क्या बोलते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। सभी आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, होते हैं। अब सर आपको कैसे पता कि जल में घुलने पर इसके सभी आयन मुक्त हो जाते हैं या सभी के सभी आयन जो होते हैं इसके वियोजित हो जाते हैं, ये आपको कैसे पता लगता है? देखो बेटा, ये जो सब चीजें होती है ना, ये हम इनको प्रयोगों के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई लवण अपने जलीय विलयन में पूरी तरह से टूट जाएगा ना, तो उसके जो भी प्रयोग होते हैं, जो उसके मूलक परीक्षण होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा कि मूलक परीक्षण जो होता है हमारा, सॉल्ट एनालिसिस जो होता है हमारा, ठीक है, तो उनमें ये अपना अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं, परीक्षण दे सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? इनके आयन, उदाहरण बताऊंगा मैं, इनके आयन जलीय विलयन में अपने रासायनिक परीक्षण, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मूलक परीक्षण या अकार्बनिक जो विश्लेषण जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक परीक्षण यानी अकार्बनिक विश्लेषण कह सकते हैं हम। अकार्बनिक विश्लेषण को दर्शाते हैं। आगे बात समझ। मैं एक उदाहरण आपके सामने यहां पर लिखता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने NaCl लिया, या मान लीजिए मैंने NaBr ले लिया। ये एक साधारण लवण होता है। किससे बना हमारा? NaOH और HBr से मिलकर बना है। बेटा जी, मैं जब इसको ये ठोस होता है, मैं इसको जब जल में घोलता हूं ना, तो जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, तो Na प्लस और Br माइनस में क्या होंगे? विभक्त हो जाएंगे, एक्वस आ जाता है। यहाँ पे AQ जब लिखता हूं समझ जाना वो जलीय है। AQ का मतलब होता है एक्वस होता है। तो अब क्या किया जाएगा कि एक टेस्ट होता है हमारा ब्रोमाइड का, एक टेस्ट होता है हमारा ब्रोमाइड आयन के परीक्षण का, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को HNO3 के साथ में जब क्रिया करवाते हैं, तो वहां पर हमारे पास में AgBr की यहां पर हमें PPT प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये अवक्षेप जो होता है इसका, वो हल्का पीला कलर का होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का क्या होता है? अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में? तो हमें इसके माध्यम से पता चलता है कि इसके जितने भी आयन हैं वो सभी के सभी आयन अपने सारे के सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सोडियम जो होता है वो भी अपने जितने भी टेस्ट होगा वो आराम से बता सकता है। अब सोडियम अपना थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसके जो हमारे पास में जो रिएजेंट होते हैं, जो भी कर्मक होते हैं, वो हमारे आगे की क्लासों में आते हैं, यहां नहीं आते। तो एक काम करता हूं, मैं एक ऐसा टेस्ट लेता हूं जिसको आप पहचान सके। ठीक है, एक साधारण लवण ले लिया मैंने, FeCl3 ले लिया मैंने, एक साधारण लवण है। जब मैं इसको जल में घोलूंगा ना बेटा, जब मैंने इसको जल में घोला है, तो ये बनाएगा हमारा Fe3+ आयन और 3 Cl- आयन बनाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये भी हेलोजन ही है Cl-, तो अगर मैं इसकी क्रिया करवाता हूं फिर से किससे? AgNO3 और HNO3 से करवाता हूं, तो मुझे यहां प्राप्त होती है AgCl की PPT। ठीक है,
3 AgCl की यहाँ पे क्या मिलेगी, अवक्षेप प्राप्त हो जाएंगे मुझे। अवक्षेप समझ आता है आपको? देखो आपने दूध गर्म किया होगा, दूध को गर्म करते तो वहां पे बाद में थर आ जाती है, मलाई आ जाती है, और फिर कुछ उसमें हमारे पास में कुछ द्रवित अवस्था में रहता है। मतलब आप जिसको छानोगे तो छानने पर छन्नी के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। और जो छन्नी से बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं छनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छनित्र। तो अगर वो घुला हुआ रहता है तो छनित्र होता है, और अगर ठोस पार्टिकल में आ जाता है तो उसे बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका अवक्षेप आ जाएगा, यानी छानोगे तो आपको ये अवक्षेप आपको क्लियर अलग मिल जाएंगे। इसके अवक्षेप का रंग जो होता है वो हमारा आता है श्वेत अवक्षेप, श्वेत रंग का या श्वेत अवक्षेप होता है। हालांकि श्वेत को हम कभी कभी रंगहीन बोलते हैं, रंगहीन भी कह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, Fe3+ का टेस्ट क्या होता है वो भी बता दो सर। तो Fe3+ का टेस्ट, अब देखो यहाँ आपको परेशान नहीं होना है। अब बच्चा यहाँ सोचेगा अरे सर ये साधारण लवण है, इसमें इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे, ये तो चैप्टर स्टार्ट होते ही बड़ा एकदम भयानक सा स्टार्ट हो गया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इस चैप्टर को हमने ऐसा माना है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन के अंदर जीओसी नाम का चैप्टर आता है, जो IUPAC के बाद में आपने पढ़ा होगा, प्रेरणिक प्रवाह वगैरह, वो जैसे उसका एकदम बेसिक होता है, उसके नींव की ईंट होती है, वैसे ये भी है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में मैं कुछ यहाँ पे अभिक्रिया लिखूंगा, आपको लगेगा कि यार ये अभिक्रिया एकदम नई से हम लोगों ने पढ़ी हुई है, क्योंकि ये रिलेटेड इस चैप्टर से नहीं है ना, इस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर से आ रहा है, मैं उसको वहां से अप्लाई करके यहाँ पे ला रहा हूँ। तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो, लेकिन यकीन मानिए जब मैं इनके वास्तविक चैप्टर आपको जब पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको ये जो हमारा सोल्ट एनालिसिस जो होता है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो ये आपको बड़ा ही आसान लगेगा। क्यों? हम लोगों ने उसकी काफी सारी अभिक्रियाओं को यहाँ पर इसका उपयोग कर लिया है। हरी बात समझ, हमने इसको यहाँ पे उपयोग करके देख लिया कि इसका वास्तव में होता क्या है। तो वो सारे उपयोग हमने यहाँ पढ़ चुके, परीक्षा हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये परीक्षा हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें आराम से याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक को एक बार पढ़ाऊंगा तो एक बार ही पढ़ाऊंगा, उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा मेरे यहाँ पे क्लास में। मैं इसको बार बार पढ़ाऊंगा। तो आप यकीन मानिए ये चैप्टर जब खत्म होगा, इस चैप्टर खत्म होने में आपकी एनसीईआरटी के अलावा, बाकी किसी के नोट्स के अलावा आपके पास अतिरिक्त इतना ज्ञान होगा, एक्स्ट्रा इतना नॉलेज होगा कि आप दूसरे चैप्टर को सोल्ट एनालिसिस को उठा के पढ़ोगे तो आपका 50% वही कंप्लीट हो जाएगा। जब हम सोल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा देखना, यकीन मानिए। ठीक है, आप उसको रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब काफी बार बच्चों को क्या होता है, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि उनको ये सब चीजें एकदम बेसिक से लाई नहीं जाती ना। हम यहीं से बेसिक से लवण, आप सोचिए साधारण लवण नाम की कोई चीज पे इतना बड़ा टॉपिक बनाया जा सकता है क्या? अगर मैं साधारण लवण के टॉपिक पे इतना बड़ा टॉपिक बना रहा हूं, यानी कि हम आगे तो इस तो बहुत डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा आप लोग, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, नहीं आता मैं समझाऊंगा आपको, भरोसा रखिए। आपको अगर परेशानी आती है नीचे कमेंट में लिख दीजिए, सर यहाँ पे समझ नहीं है, मैं एक अलग से लेक्चर पूरा बना दूंगा, निश्चिंत रहिए। हाँ, Fe3+ का परेशान होने की जरूरत नहीं, आज याद नहीं करना जरूरी, लेकिन नोट्स को रिवीजन करना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो Fe3+ का टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। Fe3+ का टेस्ट क्या होता है? आप लोगों ने देखा होता है NH4OH प्लस NH4Cl के साथ में इसका टेस्ट लगाते हैं। अरे भाई आप NaOH डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा, इसको सिर्फ OH चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है, OH चाहिए होता है। लेकिन ये टेस्ट हमारा ज्यादा लिखा हुआ है सिलेबस में, हम इसको लिखेंगे। तो जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो यहां पे बनता है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनती है। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी कैसी होती है? लाल भूरे रंग की पीपीटी होती है, लाल भूरे रंग का अवक्षेप होता है, लाल भूरे रंग का क्या होता है? ये अवक्षेप होता है, और ये अवक्षेप हमें वहां पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वहां हमें पता चलता है अच्छा तो ये साधारण लवण था। इस साधारण के लवण के अंदर तो दो ही आयन थे हमारे पास में, एक तो हमारे पास में फेरिक आयन था, एक हमारे पास में Cl था, दोनों ने ही अपना परीक्षण तो पूरा दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये पूर्ण रूप से इसमें टूट चुका है, इतने इसमें आयन उपस्थित है कि ये इसके सभी टेस्ट दे सकता है। आ रही बात समझ? तो ये इसके अपने आप में टेस्ट दे सकता है, तो ये समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ इस साधारण लवण में सभी के सभी आयन आसानी से टूटकर विभक्त हो जाते हैं, है ना। देखो ये परीक्षण तभी देख पाएगा जब अभिक्रिया पूर्ण रूप से अग्र दिशा में होगी। अगर अभिक्रिया पूर्ण पश्चिम दिशा में भी आ जाए और इतने अच्छे मात्रा में हमें यहाँ पे इसके आयन नहीं मिलेंगे तो ये टेस्ट मिलने वाले नहीं है। तो ये बात को ध्यान समझना, ये टेस्ट तभी मिल पाएंगे जब आपकी अभिक्रिया पूर्ण रूप से अग्र दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में आएगी, और यहाँ पर कुछ आयन की मात्राएं अगर कम हो जाती है तो आयन की मात्राओं की कमी के कारण से वो टेस्ट हमें आसानी से मिलते नहीं है। आगे बात समझ आपको लोगों को? ठीक है, तो इतना लिख दीजिए, साधारण लवण में आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, जो कि हमारा एक धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बना हो। तब मैं यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ, ये भी अच्छी बात हम लोगों ने पढ़ी है ना, तो हमने इस बात को भी लिख देते हैं। कहाँ लिखे? जल्दी से आप लोग इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। लिख दिया? तो एक बात और लिख देते हम लोग, एक बात और लिख देते बेटा, है ना। वो बात क्या है हमारे पास में कि साधारण लवण जो होते हैं वो टूटने पर एक धनायन और एक ऋणायन के अंदर टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो लिख देते हैं
साधारण लवण, साधारण लवण जल में टूटकर, टूटना यानी वियोजित होना, टूटकर, अरे टूटना तो आपके लिए ज्यादा आसान शब्द है, वियोजित होकर, वियोजित होकर क्या करते हैं बेटा, एक धनायन, एक प्रकार के, एक प्रकार लिख दो बेटा, एक प्रकार के धनायन, धनायन व एक प्रकार के, एक प्रकार के ऋणायन में, ऋणायन में क्या होता है, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। आगे बात समझ, हाँ या ना? कुछ उदाहरण मैं जल्दी से लिख देता हूं, आप उसको तोड़ के देखिएगा आपकी टूटते कि नहीं टूटते हैं, है ना? आप देखिएगा, यहाँ पे नोटिस करिएगा, ठीक है? तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लिख देते हैं, उदाहरण, ठीक है बेटा? देखो बेटा, एक उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे, कुछ उदाहरण है जैसे कि NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, KCl, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, LiBr, Li प्लस और Br माइनस में टूटेगा। और देखो बेटा Na2CO3, Na2CO3 में Na प्लस में, देखो मैंने दो धनायन नहीं बोला, मैंने प्रकार बोला है ना? तो मैंने क्या बोला, एक प्रकार का धनायन कौन सा हुआ, Na प्लस हो गया, तो दो Na प्लस, अरे प्रकार तो एक ही है ना इसके अंदर, तो Na प्लस और CO3 2 माइनस आ गया, ठीक है? फिर हमारे पास में क्या हो गया कि K2SO4, K2SO4, आगे बात समझ, K2SO4 हो गया हमारे पास में। और कुछ उदाहरण देख लीजिए बेटा आप लोग, जैसे कि NH4Cl, NH4Cl, ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा कि इसमें एक ही प्रकार के धनायन हो, कभी कभी ऐसे लवण भी हमारे पास में आते हैं, जैसे NaKCO3 भी आता है, लेकिन ये बहुत आगे की क्लासों में आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अभी आपके लिए ज्यादा अच्छे से समझने में, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? तो मैंने आपके सामने उदाहरण लिख दिए। वैसे तो हमारा साधारण लवण जो बनता है, वो मैंने सारी कहानी जो स्टार्टिंग की बातें लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को एग्जाम के रूप से देखना हो तो ये लास्ट वाली लाइन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत काम की चीज है, ठीक है? आरी बात समझ। तो वैसे तो इसको ऊपर वाले कंसेप्ट को आप क्या रखना है, इसी से ही बनता है हमारे पास में। साधारण लवण का निर्माण अम्ल व क्षार के मिलने से ही होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, ठीक है? KCl MgCl2 लिखवा देता हूं, KCl MgCl2, ठीक है? और लिख लीजिए, ठीक है? चलिए अगला लवण देखते हैं हम लोग। अगला लवण हमारे पास में कौन सा है, हो गया? चलिए दूसरा लवण देखते हैं इसके अंदर। साधारण लवण के बाद में कौन सा आता है हमारा, आणविक लवण। कौन से होते हैं, आणविक लवण। साधारण लवण के बाद में हमारे कौन से आएंगे, आणविक लवण। आणविक लवण, आणविक लवण, है ना? आणविक लवण को हमने क्या लिखा था, अगर आपको इंग्लिश में याद हो तो आणविक लवण को लिखा था हमने मॉलिक्यूलर सॉल्ट, है ना? मॉलिक्यूलर सॉल्ट, या आणविक यौगिक भी कह सकते हैं हम लोग, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं, एडिशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। चलिए देखो आणविक लवण बनता कैसे, पहले हम लोग ये समझेंगे ना कि बनते कैसे हैं। तो देखो आणविक लवण के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो आणविक लवण बनते हैं वो हमारे दो साधारण लवण के मिलने से बनते हैं। दो या दो से अधिक साधारण लवण जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आणविक लवण का निर्माण करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि मान लीजिए कि साधारण लवण, साधारण लवण, है ना? n साधारण लवण, n की संख्या कितनी हो सकती है हमारी, दो से अधिक होनी चाहिए, दो या दो से अधिक होनी चाहिए। n की संख्या हमारी दो या दो से अधिक होनी चाहिए। जब n संख्या में साधारण लवण का जुड़ना होता है अलग अलग प्रकार के, है ना? आप इनको अलग अलग भी लिख लीजिए, है ना? वरना समझ जाओ कि आप एक ही तरह के जोड़ दिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक और एक साधारण लवण, दो अलग अलग साधारण लवण जब मिलते हैं हमारे पास में, साधारण लवण जब मिलेंगे तो हमें क्या देंगे, आणविक लवण। क्या देंगे, आणविक लवण देंगे। आगे बात समझ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहां परिभाषा सबसे पहले लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण लवण, दो या दो से अधिक साधारण लवण निश्चित अनुपात में, निश्चित
अनुपात में, अब निश्चित अनुपात लिख रहे हैं तो किसके अनुपात में लिख देंगे, हम भार के अनुपात में लिख देते हैं। निश्चित भार के अनुपात में, या भार के लवण, भार के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में जुड़कर किसी नए लवण का, किसी नए लवण का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के लवण क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे आणविक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आणविक, आणविक लवण कहलाते हैं, आणविक लवण कहलाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर से बोल देता हूं, एक से अधिक साधारण लवण के जुड़ने से आणविक लवणों का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बात तो लिख दो बेटा, जब ये आणविक लवण बनेंगे ना तो अपने साधारण लवण की पहचान को खो देंगे, है ना, फिर आप उनको साधारण लवण से नहीं पहचानोगे। तो आणविक लवण के, आणविक लवण के जुड़ने से, आणविक लवण के निर्माण में, आणविक लवण के निर्माण में वे जिन साधारण लवण, जिन साधारण लवण, वे जिन साधारण लवण से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, उनकी पहचान को, उनकी पहचान को खो देते हैं। उनकी पहचान को क्या कर देते बेटा, खो देते हैं, खो देते हैं। आपने पहले जो साधारण लवण बनाया था उसकी पहचान गुम जाएगी, अब आप उसे क्या पहचानोगे, आणविक लवण से पहचानोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब हम यहाँ पे अपनी पहचान, हमने पहले ही देख लिया था कि हमारे पास में जो आणविक लवण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। तो हमारा ए पहला प्रकार जो हो गया हमारे पास में, वो कौन सा हो गया, हमारा द्विक लवण। क्या हो गया, द्विक लवण। हाँ, ये क्या होता है हमारा, द्विक लवण। द्विक लवण को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं बेटा, डबल सॉल्ट। आगे बात समझ। और दूसरा हमारे पास में कौन होता है, दूसरा होता है बेटा हमारे पास में संकुल लवण। क्या होता है, संकुल लवण। संकुल लवण, इसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको लिख दीजिए, फटाफट लिखो, जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। हाँ, लिख दिया। चलिए अब बात करते हैं, पहला टॉपिक लिखो। क्या लिखोगे आप लोग, द्विक लवण। लिखिए बेटा, द्विक लवण के बारे में पढ़ते हैं। अभी इसके अंदर आणविक लवण में इतना ही है, बाकी डिटेल में डिस्कशन में इसके अंदर ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो, आणविक लवण के अंदर, है ना, ये पता रहना चाहिए, निश्चित अनुपात में बने हुए हैं, साधारण लवण से मिलकर बनते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि साधारण लवण किससे बनते हैं, अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं। आणविक लवण किससे बनते हैं, साधारण लवण से बनते हैं। आगे बस समझ, ठीक है। तो हम पहला इसका जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, द्विक लवण। कौन सा पढ़ेंगे, द्विक लवण। द्विक लवण, डबल सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, डबल सोल्ट बोलते हैं, द्विक लवण, है ना। द्विक यानी क्या हो गया, दो यानी क्या हो गया, डबल सोल्ट, डबल सोल्ट, है ना। डबल सोल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। पहले मैं उदाहरण आपको बता, तो फिर हम इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, है ना, फिर इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि दो हमने क्या ले लिए, आणविक लवण ले लिए। दो हमने क्या लिए, साधारण लवण ले लिए। एक KCl ले लिया, एक हमने ले लिया है MgCl2 ले लिया, और साथ में कुछ जल के अणु भी इसके साथ में जुड़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी ये अभिक्रिया होती है ना, तो इस अभिक्रिया में जब भी ये बनते हैं, हमारे लवण बनते हैं, डबल सोल्ट जो बनते हैं, जो हमारा आणविक लवण बनते हैं, ये ठंडा करने पर बनते हैं। तो ये विलयन को हम जब ठंडा करते हैं, है ना, विलयन को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर KCl2 डॉट MgCl2 डॉट
6H2O। ठंडा करने पर इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं हमें। और ये जो लवण होता है इसका आपको नाम याद रखना है, इस लवण का आपको नाम याद रखना है। इस लवण का नाम होता है हमारा कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? कार्नेलाइट बोलते हैं। इसका नाम हमारा क्या है? कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट। ठीक है, ये एक प्रकार का हमारा कौन सा है? द्विक लवण हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास में? द्विक लवण बन गया। अब इसमें देखो आपके पास में इसने आपने इसका एक अनुपात लिया, इसका भी आपने कितना लिया? एक अनुपात लिया। इसके कितने लिया आपने? 6 लिए, है ना। जल के साथ में जोड़ना पड़ेगा, है ना, उसको हाइड्रोजन बंध से जोड़ने का काम करता है वो। ठीक है, तो क्रिस्टल प्राप्त हुए किसके? कार्नेलाइट के क्रिस्टल प्राप्त हुए। अब होता क्या सर बता दो इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे समझना बेटा, मान लीजिए मैंने कार्नेलाइट को पुनः जल में घोला, कार्नेलाइट को मैंने पुनः जल में घोला, तो जल में घोलने पर ये अपने सभी आयनों में टूट जाएगा। K+ में, Mg2+ में, Cl कितने? 1 2 3 Cl- में। ठीक है, और जल के तो आयन तो होते ही नहीं, जल तो उसमें होते हैं। इन सभी के जलीय आयन में टूट जाएगा। जलीय आयन को क्या बोलते हैं? एक्वस, AQ लिखते हैं। ये इनके जलीय आयन में टूट जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये K+ का टेस्ट दे सकता है, परीक्षण दे सकता है? बिल्कुल देगा। जो भी पोटेशियम का टेस्ट होगा वो बताएगा। क्या ये Mg2+ का टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्या ये Cl- का टेस्ट देगा? हाँ, ये इनके सभी परीक्षण दे सकता है। आरी बात समझ? तो सर अलग क्या था? अरे याद करो मेरे बच्चों, क्या आपने जो साधारण लवण बनाया था वो आपने अम्ल और क्षार के मिलाने से बनाया था, लेकिन जो आपने यहाँ पे जो द्विक लवण बनाया वो दो आपने साधारण लवण को मिलाने से बनाया। पहला उदाहरण आपके पास में ये हो गया, और एक हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये लिख दी। अब मैं एक बार परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा बोलेंगे इसको द्विक लवण के अंदर, जब दो या दो से अधिक या ऐसे आणविक लवण, ऐसा लिखते क्योंकि हमने इसकी परिभाषा तो पहले पढ़ चुके हैं ना, ये साधारण लवण से बन के होते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें अलग क्या है वही लिखेंगे हम लोग। बाकी परिभाषा तो ऊपर से आ रही है हमारी कि साधारण लवण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसे आणविक लवण, ऐसे आणविक लवण, ऐसे आणविक लवण, ऐसे आणविक लवण, ऐसे आणविक लवण जल में घुलकर, जल में घुलकर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, एवं इनके परीक्षण, कौन सा परीक्षण? रासायनिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण दर्शाते हैं। रासायनिक परीक्षण दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि पोटेशियम और मैग्नीशियम ये एल्कली, ये हमारे एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। Cl- का हमने अभी भी बताया था, कौन सा था हमारा? AgNO3 में डालेंगे तो उसका टेस्ट दे देगा। आगे बात समझ। इसका पहला उदाहरण लिखिए आप, कार्नेलाइट। उदाहरण आप यहाँ ऐसे लिखोगे बेटा, उदाहरण में क्या लिखोगे आप? कार्नेलाइट। अब लिखोगे यहाँ, अब लिखो बेटा क्या लिखना आपको? कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट का उदाहरण आप ऐसे लिखोगे। लिख दिया आपने? हाँ जी, हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण देखो मेरे बेटा, अगला उदाहरण जो होता है वो होता है हमारा मोहर लवण। नाम सुना होगा आपने। दूसरा उदाहरण जो होता है हमारा वो होता है मोहर लवण। मोहर लवण, मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, मोहर सॉल्ट, है ना। इनका अंग्रेजी में नाम भी वही है। लवण को वहां पे सॉल्ट बोल देंगे और कोई फर्क नहीं आएगा इसके अंदर। मोहर लवण को कैसे बनाते हैं ध्यान दो। मोहर लवण जो होता है हमारा वो बनता है हमारा FeSO4, फेरस सल्फेट, प्लस NH4, SO4 प्लस 6H2। इसमें भी 6H2O, 6H2 की जरूरत होती है। और यहां आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ठंडा करना पड़ेगा। विलयन को हम ठंडा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है बेटा क्या? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O हमें प्राप्त होता था। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में क्या आएगा? ये जो लवण बनेगा
इस लवण को हम क्या बोलेंगे, मोहर लवण कहा जाएगा, इसे हम बोलेंगे मोहर लवण। इसका नाम हमारा क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसका नाम क्या हमारा, मोहर लवण। इसका नाम हमारा है मोहर लवण। बेटा बड़े इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है जी, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्नेल लाइट का सूत्र बताइए, है ना, मोहर लवण का सूत्र बताइए, तो ये मोहर लवण हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब हम जब इसको जल में घोलते हैं ना, तो जल में घोलने पे तो पूरा एंड में टूट जाएगा, ये समझो ये जुड़ गया है, ये लवण इनके साथ में जुड़ गए हैं, ये हमारा साधारण लवण था, ये भी साधारण लवण क्या जुड़ गया, निश्चित अनुपात एक अनुपात में जुड़ गए हैं, और जुड़ के इन्होंने नया लवण बना दिया है, उसका नाम हमारा कौन सा, द्विक लवण। द्विक लवण किस प्रकार का होता है, हमारा आणविक लवण होता है। तो ये टूटेंगे पूरी तरह से जल में, Fe2+ आयन में टूट जाएंगे। दूसरा हमारा बनाएगा कौन सा, अमोनियम, 2 अमोनियम आयन बनेंगे, अमोनियम आयन बन गया हमारे पास में, है ना, जलीय। और फिर हमारे पास में क्या बना, SO4 बन गए, कितने, 2 SO4 सल्फेट आयन बन गए, ये भी हमारा एक्वस, ये भी हमारा क्या है, एक्वस, और ये भी हमारा क्या है, एक्वस होता है। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना बेटा कि क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे Fe2+ का टेस्ट लगाया, अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है मैंने टेस्ट लगाया था ना Fe2+ का, कौन सा था हमारा, NH4OH वाला, है ना। देखो वहां पर वो Fe3+ था, वही Fe2+ है, कुछ नहीं करना पड़ता है बेटा, इसको Fe3+ बनाना है तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें ऑक्सीकारक डालते हैं हम, उस ऑक्सीकारक का नाम है हमारा HNO3। इस HNO3 का काम क्या होता है, ध्यान रखना, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। HNO3 का काम क्या होता है, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले ही लिख देता हूं मैं कि इसने क्या कर दिया, Fe2+ को बना दिया Fe3+, और Fe3+ का टेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं, क्या था, Fe3+ के टेस्ट देना है हमें, तो हमने क्या जोड़ेंगे उसके अंदर, क्या डालेंगे, NH4OH, हाँ NH4OH प्लस NH4Cl डालेंगे। तो ऐसा डालने पर क्या प्राप्त होगा, हमें अवक्षेप प्राप्त होंगे। कौन से वाले अवक्षेप प्राप्त होंगे हमारे पास में, FeOH होल थ्राइस। ये कैसे अवक्षेप होते हैं हमारे पास में, लाल भूरा रंग का अवक्षेप, लाल भूरा रंग का क्या होता है, अवक्षेप होता है, लाल भूरे रंग का अवक्षेप पाया जाता है। आगे बात समझ, और देखिए अमोनियम आयन का एक टेस्ट होता है नेस्लर अभिकर्मक का, क्या होता है, नेस्लर अभिकर्मक। हम सूत्र बताएंगे, आज की क्लास बताएंगे नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है। तो हम जब इसमें डालेंगे नेस्लर अभिकर्मक, क्या डाल दिया हमने, नेस्लर अभिकर्मक, नेस्लर अभिकर्मक को हमने यहां पर ऐड कर दिया है। नेस्लर अभिकर्मक को हम जब डालते हैं तो ये अपने एक अवक्षेप देता है, वो कैसा देता है, ये भी देता है हमारा लाल भूरे रंग के अवक्षेप देता है ना। उसको हम आगे पढ़ेंगे किस तरह का होता है, वहां पे उसको कैसे रिप्लेस करता है। तो ये भी देता है हमें कैसा, लाल भूरा रंग का अवक्षेप ये भी देता है, लाल भूरा अवक्षेप ये भी देता है। ध्यान रखना बेटा, मैं अगर इस NH4OH को यहां ले आऊंगा, नहीं यहां पे कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। बारी आई बात समझ, ये वाला यहाँ पे करने में कोई अवक्षेप नहीं देता है, और नेस्लर अभिकर्मक को यहाँ ले तो कोई अवक्षेप नहीं देगा, बट हम Fe3+ में कहीं लगाएंगे तो ही अवक्षेप मिलेगा। अब आप सोचोगे जैसे लाल बुरा दोनों में सेम, अभिक्रिया अलग अलग है ना, अभिक्रिया अलग अलग है। आप सोचोगे इसका क्या रंग आएगा, अरे पहले मैं नेस्लर अभिकर्मक का तो सूत्र बताऊंगा, फिर इसकी अभिक्रिया बताएंगे, आ रही बात समझ। तो ये हमारे पास में होता है। अच्छा सल्फेट का, SO4 का आप लोग ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, SO4 सल्फेट का टेस्ट क्या होता है हमारा, BaCl2 का विलयन डालो, बेरियम क्लोराइड का विलयन डालो, बेरियम क्लोराइड का विलयन डालोगे तो BaSO4 का हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा, BaSO4 का लवण बनेगा, सॉरी अवक्षेप बनेगा। और ये अवक्षेप कैसा होता है हमारा, ये होता है श्वेत अवक्षेप, सफेद अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अघुलनशील होते हैं बेटा। इसको HNO3 में डालो, HCl में डालो, नहीं घुलने वाला, ठीक है। जल्दी से इसको लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, हो गया। चलिए और देखते हैं अगला उदाहरण, नेक्स्ट मोहर लवण कर लिया आप लोगों ने, अगला लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास में तीसरा हमारे पास में आएगा, वो एक उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है, हाँ फिटकरी। फिटकरी सभी बच्चों को सूत्र तो पता ही होगा, अगर सूत्र ही पता है तो लिखो जल्दी से कमेंट में लिखिए। फिटकरी को बोलते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम। देखो आप लोग अगर देखते हो वीडियो और फिटकरी का सूत्र पता है तो वहां कमेंट में लिखिए, अगर नहीं लिखते हो यानी किसका मतलब आप लोग आलस कर रहे हो, कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हुए, मजा नहीं ले रहे हो क्लास का मजा लेना जरूरी है, ठीक है। मजा आना चाहिए ना बेटा, आप जागते रहो मैं भी जाग रहा हूँ, ठीक है। चलिए पोटाश एलम कैसे बनता है ध्यान देते हैं। ये बनता हमारा पोटाश में, देखो पोटाश आ रहा है, पोटेशियम आएगा, है ना, एलम यानी कि एल्यूमिनियम आएगा, इससे याद रह जाएगा हमारा।
तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो बता देता हूं मैं, K2SO4 का विलयन है ना, साधारण लवण है, देखो ये, है ना। फिर क्या लेंगे हम, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24 जल के अणु, 24 जल के अणु जब जुड़ेंगे तो पोटाशियम का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे हम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट क्या बनाएगा हमारा, 24H2O। इसको हम बोलते हैं फिटकरी का सूत्र है हमारा, ये क्या है हमारा, पोटाशियम है ना, क्या बोलते हैं इसको, पोटाशियम या फिटकरी का सूत्र है। अब इसमें भी वही होगा, हम इसे जल में घोलेंगे तो जल में घुलने पे पूर्ण रूप से क्या करेगा, वियोजित हो जाएगा, और पूर्ण रूप से वियोजित होकर क्या बनाएगा, आपस में निर्माण क्या करेगा, तो ये बनाता है बेटा हमारे पास में, जब जल में घुलता है तो 2 K+ आयन देता है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन देता है, एल्यूमिनियम प्लस 3 है ना आयन देता है। SO4 के कितने देगा हमारा, 3 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 SO4 2 माइनस का आयन देगा। तो देखो सल्फेट का टेस्ट हमने अभी भी पढ़ा था ना, सल्फेट का टेस्ट क्या था हमारा, BaCl2 का विलयन डालो, क्या डालो, BaCl2 का विलयन डाला आपने तो क्या प्राप्त होगा, SO4 की श्वेत अवक्षेप प्राप्त होंगे, BaSO4 के, मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्या प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुए। ठीक है, K+ का तो हमने बोला अति क्रियाशील होता है, इसको मत करो, है ना, इसका अति क्रियाशील होते हैं, S ब्लॉक वाले को जनरली हटा दो, हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना। फिर भी बता दो मैं, इनके ज्वाला परीक्षण होते हैं, क्या होते हैं, ज्वाला परीक्षण होते हैं। इनको एकदम हम जली विलयन में इनका टेस्ट नहीं देते, इनको हम सूखे लवण के साथ में करते ज्वाला परीक्षण देखते हैं। तो ज्वाला परीक्षण में इनके हर एक की ज्वाला क्या आती है, अलग अलग रंग की आती है ना, क्रिम्सन रेड वगैरह, लाल रंग की, इस तरह से ज्वाला आती है। हम तो इसके बारे में बात करते हैं, सिलेबस महावास में ये है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ के अंदर देखो बेटा क्या किया जाता है, इसके अंदर हम डालते हैं क्या, फिर से वो देखो NH4OH वाला है। अब सोचो, मैं एक बार लिख देता हूं ना, NH4OH प्लस NH4Cl। जब मैं ये करता हूं ना तो बेटा मेरे पास में ये जो Al+3 है, ठीक है, ये बनाता हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके कैसे होते हैं हमारे श्वेत अवक्षेप होते हैं, जिसके कैसे होंगे हमारे श्वेत अवक्षेप होंगे। अभी आप सोचोगे और ऐसा थोड़ी देर पहले आपने Fe2+ के अंदर भी सेम ही यूज किया था, इसके अंदर भी सेम यूज किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो धनायन रेडिकल होते हैं हमारे पास में, जब हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, यानी ये दोनों ही जने एल्यूमिनियम 3+ और Fe3+ एक ही समूह के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके समूह परीक्षण के अंदर इनका समूह अभिकर्मण दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। ये हमारे पास में कौन से कर दी हमने, द्विग लवण पढ़ ली है। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे हम कौन सा वाला, वो आएगा संकुल लवण, इतना लिख दीजिए। चलिए देख लेते अगला वाला कौन सा हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स लवण। कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स लवण, है ना, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होगा हमारा हिंदी में संकुल लवण। क्या नाम होगा, संकुल लवण, संकुल लवण। बी वाला हो गया हमारा कौन सा, संकुल लवण, संकुल लवण। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है, संकुल लवण या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो एक आपको मैं इसको एक इंटरेस्टिंग किस्से से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, कि किस तरह से ये हमारा संकुल लवण की पहचान हुई, क्योंकि ये भी हमारा है तो एक आणविक लवण ही है। ठीक है, तो अगर आणविक लवण है तो आणविक लवण तो हमारे कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, हमारे जो सामान्यतः जो 2 प्रकार के जो बोलते हैं साधारण लवण होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो मैं यहां पर एक लवण लेता हूं, ध्यान देना बेटा। ठीक है, मैंने लिया यहां पर FeCN होल ट्वाइस की क्रिया कराई है 4 KCN के साथ में। ठीक है, तो जब मैं इसकी क्रिया करवा देता हूं तो हम सोचेंगे कि इसके पास में जो बनने वाला है वो FeCN होल ट्वाइस डॉट 4 KCN बनना चाहिए, ये हम ऐसा मानेंगे, इसके अंदर यही बनना चाहिए। जल वगैरह आप जोड़ना चाहो तो ठीक है जोड़ दो, लेकिन जल का इसके अंदर कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। अगर आपको जल वाली अभिक्रिया देखने की इच्छा है तो मैं आपको एक जल वाली अभिक्रिया बता दूं, ठीक है, इसका भी समझा देंगे अपन। ठीक है, तो एक जल वाली अभिक्रिया का भी बताते हैं, है ना, आपका मन ऐसा एकदम उतावला सा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहा है। चलो देखो जल वाली अभिक्रिया देखते हैं, COCl3। ठीक है, हमने क्या लिया, एक COCl3 लिया। ठीक है, और COCl3 की अभिक्रिया हमने किससे करा दी, जल के साथ में करवा दी, हमने जल के साथ में करा दी। और हमने जल के ले लिए बेटा, यहां पर मान लीजिए हमने यहां पे जल के ले रखे हैं 5 जलीय अणु ले रखे हैं मैंने,
यहाँ पे मैंने कितने ले लिए, 5 जलीय अणु लिए, 5 छोड़ो, मैंने यहाँ पे कितने ले लिए, 3 ही जलीय अणु लिए, कितने लिए, 3 जलीय अणु लिए, और मैंने इसका यौगिक बनाया COCl3 डॉट 3H2, है ना। तो इस प्रकार से इसमें भी जल जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी जल को हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जल का कोई मात्रा जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, जल को मैंने अगर 2H2 कर दिया तो मैं यहाँ पे साथ में 2H2 कर सकता हूँ, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन प्रायोगिक रूप से तो होता नहीं है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस वाले लवण में ये चीज आती नहीं है, मतलब आप लिख सकते हो, थ्योरेटिकल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, ये हमारा आणविक लवण बन गया। अब हम अगर इसके अंदर जब टेस्ट लगाएंगे Fe का, मैंने इसके अंदर डाला NH4OH प्लस क्या डाल दिया, NH4Cl, हमें दिख रहा है Fe2 प्लस दिख रहा है, हमने चलो एक बार HNO3 भी डाल दिया, क्या डाल दिया, HNO3 भी डाल दिया, कोई अवक्षेप नहीं, कोई अवक्षेप नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया, कोई अवक्षेप नहीं, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी सुनना, मैंने जब ये साधारण लवण लिया था वो इसके अंदर मैंने सेम अभिक्रम को यूज किया तो यहाँ पे क्या आया था, लाल बुरा अवक्षेप आ गया, लाल बुरा अवक्षेप आ गया था। और लाल बुरा अवक्षेप किसका, हमारा FeOH होल थ्राइस का अवक्षेप आ गया। सोच के देखो कि अभिक्रिया से पहले ये अपने लाल बुरा अवक्षेप बता रहा था, ये अपने रासायनिक परीक्षण को बता रहा था, लेकिन अभिक्रिया करवाने के बाद में जब केसिन के साथ में पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया इसके साथ में कि जब इससे अभिक्रिया करवा रहा है तो यहाँ पे इसके कोई टेस्ट नहीं आ रहे। अच्छा एक बात तो सुनना, आप सोचोगे सर ऐसे तो हमारा पोटेशियम का टेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, चलो छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे पोटेशियम के टेस्ट के बारे में बता ही देता हूं, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं अगर इसमें पोटेशियम में डाल देता हूं HClO4 डालता हूं तो यहां पर KClO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, ये हमारा टेस्ट होता है पोटेशियम का, है ना, सिलेबस में नहीं लिखा रखो। अगर यही टेस्ट में यहां पे लगाता हूं तो भी हमें वापस से मिलता है श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप मिल जाएगा किसका, KClO4 का। क्या मतलब हो गया सर इसका, क्या आप कह रहे हो कि यहां पर आपने आयरन के ऊपर जब टेस्ट लगाया तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, उसका टेस्ट आ रहा है लेकिन अभिक्रिया के बाद में उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो यहां पर पोटेशियम के साथ में जो टेस्ट आ रहा है वो यहां पर नहीं आना चाहिए। ये दुविधा क्यों खड़ी होगी हमारे सामने कि ऐसा क्या कर दिया इसने कि ये आयरन बेचारा पहले टेस्ट दे रहा था अब टेस्ट नहीं दे रहा है, और ये पोटेशियम पहले भी टेस्ट बता रहा था अभी भी टेस्ट बता रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। सेम इसके साथ में भी होता है कि हम इसके अंदर भी टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे कोबाल्ट का टेस्ट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला नहीं है, ठीक है। हम कोबाल्ट की तरफ की टेस्ट की तरफ नहीं जाते, हम जगह थोड़ी कम पड़ गई है, हम जाते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ समझते हम लोग कि क्या होता है ये हमारा संकुल लवण, ऐसी क्या दुविधा इसके अंदर आ गई, ये बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, मैं यहाँ इसकी अभिक्रिया यहाँ लिख देता हूं एक बार, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि ऐसे आणविक लवण, ऐसे आणविक लवण जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, अर्थात उनके आयनों के रासायनिक परीक्षण नहीं प्रदर्शित होते, रासायनिक परीक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं या दिखते हैं। आ रही बात समझ। अब समझ लेते हैं कि ऐसा इसके साथ में हुआ क्या है, ऐसा क्या होता है संकुल लवण। तो मैं यहां फिर से अभिक्रिया लिखता हूं, इस बार सही अभिक्रिया लिखता हूं आपके सामने, क्योंकि ये तो हमने द्विक लवण के जैसे बनाने की कोशिश की है और वास्तव में द्विक लवण जैसे नहीं होते। हमने द्विक लवण का कंसेप्ट लगा दिया, अगर ये द्विक लवण होते तो इसके अंदर सभी के टेस्ट आ जाने चाहिए, CN का टेस्ट भी आना चाहिए हमारे पास में, Fe का टेस्ट भी आना चाहिए। अब समझना बेटा कि क्या होता है कि जब मैंने FeCN होल ट्वाइस की क्रिया करवाई थी 4 KCN के साथ में, तो हमें बना था, एक मिला था संकुल लवण। उस संकुल लवण का सूत्र होता है हमारा K4FeCN6। और ये जो इस प्रकार से जो बड़े कोष्टक वाला लवण होता है इसे बोलते हैं हम संकुल लवण। क्या बोलते हैं हम?
संकुल लवण कहते हैं, इसे कहा जाता है संकुल लवण। और जब मैं संकुल लवण को, ध्यान रखना बेटा, मैं जब इस संकुल लवण को जल में घोलता हूं ना, जब मैंने इसको जल में घोला तो ये केवल पोटेशियम आयन में विभक्त होता है और दूसरा संकुल आयन में विभक्त होता है। दूसरा ये संकुल आयन में विभक्त हो गया। आगे बस हम, इससे अधिक इसका आयनन नहीं होता। तो यानी पोटेशियम का टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। जो कोष्टक के अंदर चला जाएगा उसका आयन का परीक्षण आसानी से मिलता नहीं है, सामान्यतः नहीं मिलता। कुछ के मिलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, कारण मैं समझाता हूं। मैं इस आयन के बारे में बात करता हूं। इस आयन को बोलेंगे संकुल आयन। इस आयन का नाम हमने क्या दे दिया, संकुल आयन। हालांकि यहाँ पे संकुल क्या है, ऋणायन है। क्या है ये, संकुल ऋणायन। और इसको हम बोलेंगे साधारण। साधारण का क्या है, धनायन। बेटा आप लोग ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के ऊपर कोई प्लस या माइनस आ जाए तो संकुल आयन ही होगा हमारा। अब इसके बारे में बात करते हैं, ऐसा होता क्या है। ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि FeCN6 4 माइनस, पहले मैं इसका नाम बताता हूं, काफी समय से हम इसका नाम ऐसा है ना, पहले इसका नाम लिखो। इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा, इस संकुल लवण का नाम होता है पोटेशियम फेरो साइनाइड। यानी कि ये जो फेरोसाइनाइड, एक बार लिख दूं मैं, फेरो साइनाइड। तो ये जो हमारे पास में फेरोसाइनाइड आयन है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारे पास में कौन सा है, फेरोसाइनाइड आयन है। हालांकि इसका साधारण नाम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है, आईयूपीएसी नाम इसका आगे आएगा। तो ये हमारे पास में कौन है, फेरोसाइनाइड आयन है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया, जब फेरोसाइनाइड आयन को हम जल में घोलते हैं, जल में इसको घोलेंगे तो आयनिक साम्य के अनुसार, है ना, इसको अगर मैंने जल में घोला, इसको मैंने जल में घोल दिया, ठीक है, तो ये टूटना चाहिए हमारे किसमें, Fe2+। भाई Fe2+ ही है, स्टार्टिंग से देखो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, Fe2+, और 6 Cn- में, और इसका यहां पे होना चाहिए हमारा वियोजन नियतांक, है ना, या साम्य नियतांक, ठीक है। तो ये देखा गया है कि इसका वियोजन नियतांक जो होता है उसका मान बहुत कम होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक साम्य के अंदर पढ़ा होगा, आयनिक साम्य के अंदर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। रासायनिक साम्य में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक, है ना। फिर आपने आयनिक साम्य के अंदर पढ़ा होगा वियोजन स्थिरांक, इसको हम वियोजन स्थिरांक बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो ये जो के इक्विलिब्रियम है ना, इस के इक्विलिब्रियम का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत निम्न मान होता है। और बहुत निम्न मान होने के कारण से इन आयनों की संख्याएं भी क्या होती है, इनकी मात्राएं क्या होती है, कम होती है। इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो इतना सफिशिएंट नहीं होता, इतना पर्याप्त नहीं होता है कि ये अपने आगे के टेस्ट को परफॉर्म कर सके। जबकि ऐसा हमारे साधारण लवण में और हमारे जो द्विक लवण थे उनमें ऐसी समस्या नहीं आ रही थी। आ रही बात समझ। तो ये जो बनाया हमने, कौन सा बनाया हमारे सामने, ये कैसा बन गया, हमारा संकुल आयन बन गया। इसे ही हम बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। आगे बात समझ। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा है मैं आपको वापस बता दूं। अब कल से हम जो चैप्टर को पढ़ेंगे, अब द्विक लवण के ऊपर नहीं पढ़ेंगे, साधारण लवण के ऊपर नहीं पढ़ेंगे, हम केवल संकुल लवण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो द्विक लवण के अंदर जितना भी था वो हमारा आज यहीं पे इतना ही था। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहा था कि हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि लवण जो बनता है हमारे किसका, अम्ल क्षार के अभिक्रिया करने से साधारण लवण का निर्माण होता है। जब दो साधारण लवण को निश्चित अनुपात में अपन जोड़ते हैं तो उससे बनता हमारे पास में आणविक लवण बनता है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉल्ट, या हम बोलते हैं एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। जो आणविक लवण होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है संकुल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो द्विक लवण होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो दोनों ही साधारण लवण के निश्चित अनुपात के मिलने से बन जाते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है कि द्विक लवण के जितने भी आयन है वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। उनके रासायनिक परीक्षण जितने भी लगाओगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे, है ना, वो सारे टेस्ट अपने बता देंगे, यानी पूर्ण रूप से घुले हुए रहते हैं उनके आयन। लेकिन इनके पास में जो होता है, इनके संकुल आयन का निर्माण हो जाता है, और संकुल आयन के निर्माण होने के कारण से ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। आगे बात समझ में।
ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल हम कल पढ़ेंगे इसके अंदर, जब हमें आगे चैप्टर में यही पढ़ना है तो परेशान नहीं हो, ठीक है। तो अब से आज हमारा इसका एकदम बेसिक था, हमने इसकी कहानी कहाँ छोड़ दी, हमने उपसहसंयोजक यौगिक के ऊपर छोड़ दी, जो कि संकुल लवण है, संकुल यौगिक है। कल हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसी का हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, इसका वर्गीकरण करने वाले हैं। पूरा चैप्टर इसके ऊपर चलेगा, इसका बंध कैसे बनता है, इसमें जो हमारे पास में आइसोमर जो होते हैं, समावयवी जो होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, बंध निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। ये जो मैंने आपके सामने यहाँ जो चीज लिखी हुई ना, ये वो मैंने कहीं से नहीं लिखी बेटा, ये मैंने एनसीईआरटी से लिखी हुई है ना। ये हमारे एनसीईआरटी में इसको वर्नर के सिद्धांत में बहुत अच्छे से समझाया, हम वापस समझेंगे वर्नर के सिद्धांत को। वर्नर ने पहली बार पता लगाया था कि संकुल यौगिक भी नाम की कोई चीज होते हैं। उन्होंने सोचा ये द्विक लवण के साथ में अभिक्रिया होती, लेकिन इसके साथ में नहीं होती, तो फिर ये यहाँ पे सामने हमारे पास में वर्नर का सिद्धांत आया, तो मैंने वर्नर के सिद्धांत से ही लिया हुआ है, ठीक है। और उसको मैंने फिर आपको इस तरह से लिखा हुआ, सामान्यतः हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन ये मैंने जो एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत तरीके से उसको समझाया, उसी तरीके से बताया, ठीक है। आज मैंने जो आपको पढ़ाया उसको आपको वापस याद रखना है। एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ कि फेरोसाइनाइड की जगह मैंने यहाँ पे अगर FeCN3 कर लिया होता तो यहाँ पे हमारे पास में K3 आ जाता, ठीक है। वो बनता हमारा फेरीसाइनाइड आयन बनता, तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड आयन। अरे बड़ा छोटा सा है, अभी में 2 मिनट लगेंगे लिखने में, कोई समस्या नहीं है। मैं कल वापस आपको पूछूंगा, ध्यान रखना, मैं फिर से आपसे पूछने वाला हूं, बताओ फेरीसाइनाइड आयन का सूत्र क्या होता है। FeCN होल थ्राइस प्लस 3 KCN को योग करोगे तो क्या बनेगा हमारा K3 FeCN6 बनेगा। इसका नाम हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड, वो फेरोसाइनाइड या फेरीसाइनाइड है। कारण क्या है, इसके ऊपर ऑक्सीजन अवस्था कितनी +3 है, उसके ऊपर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +2 ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। आगे बात सुनो, ठीक है। ये भी हमारा संकुल लवण ही होता है, ठीक है जी। तो इसके बाद में अगले लेक्चर मिलते हैं, हम इसके बारे में अगला पढ़ेंगे, हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सामान्य निरूपण कैसे होता है उसको समझेंगे हम, ठीक है। निरूपण क्या, हम इसके वर्गीकरण को समझेंगे। तो पहले हम निरूपण समझाएंगे, किसी भी संकुल यौगिक को निरूपण कैसे किया जाता है। इनमें सब चीजें मैंने लिखी हुई, आप बड़े कंफ्यूज हो रहोगे, ये ब्रैकेट वगैरह क्या है, वो सब समझेंगे अपन, कल ही समझेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर इसका निरूपण होगा, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है।